ये जिनको जो बोलना है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? ये खुला बता दूं मैं। हाँ, डोंट थिंक कि तुम मुझे गाली दोगे एंड आई विल टेक इट। पहले भी बोल चुका हूँ, मेरी कोई बेइज्जती नहीं कर सकते हो तुम लोग, जो भी है यहाँ नॉइसेंस क्रिएट करने वाला, ठीक है? यू कैनॉट डिस्करेज मी। आई नो आई एम व्हाट आई एम एंड माई स्टूडेंट्स नो व्हाट आई एम। सो जो नॉइस जो हुलिंगन है हट गया वो, और अब मैं कमांड दूँ अब योगेश को। हट गया सर वो। हट गया। और कोई है? मुझे क्लास के बीच में कोई गाली गलौज वाली भाषा नहीं चाहिए। अगर किसी को बोलना है तो भी बोल सकता है। सारे सुन रहे हैं, बोलो जिसको बोलना है। भाई बोलना है, बोलवाना है। ये तो कायर लोग हो तुम, जो करवाओगे करो, पीठ पीछे मुंह छिपा के जो करना है करो। माई डोंट केयर है, माई स्टूडेंट्स डोंट केयर, ठीक है कोई तो उसको, हाँ है कोई तो उसको हटाओ यार, हमें पढ़ाई करनी है, नहीं तो फिर हम रिज्वाइन करेंगे, ठीक है? मुझे तैयारी करनी थी थोड़ी और। ये सब भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये भाषा सुनने के लिए नहीं बैठा हूं, और ना मैं इसे कुछ करने वाला हूं। सबका माइक ऑफ कर दे और सर का बस ऑन रहते हैं। हाँ ठीक है तरुण, सीखो। ये सब चलता रहेगा। ये वही बोलते हैं जो बेचारे घर में सुन रहे हैं, मोहल्ले में सुन रहे हैं, वहां तो बोल नहीं पाते हैं, वहां बोलते नहीं है, वहां उनके साथ वही हो रहा होता है। यहां फिर कहते हैं यार पीठ पीछे छुप के थोड़ा कायर वाला काम करते हैं, उधर जो बोल के जैसे सीख के आ रहे हैं ना, उसके सामने उनकी जुबान नहीं है, ठीक है? तो ना तो मेरे स्टूडेंट्स डिस्करेज होंगे और ना मैं होऊंगा। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। दिख रहा हूं मैं? यस सर। हाँ थैंक यू। तो सेक्शन बी को मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया था। सेक्शन ए को मैं और सेक्शन बी को अभी दोबारा थोड़ा सा हाईलाइट करा देता हूं। अच्छा 40 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा तो दूसरा लिंक तैयार रखना, ठीक है? अभी योगेश तैयार रखना, अब तरुण का काम हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। व्हाट आर डिफरेंशियल इक्वेशंस? सबसे पहला सवाल यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो आज के डेट में कोई भी डायनेमिक फेनोमेना है। डायनेमिक मतलब जिसमें कि चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी डायनेमिक फेनोमेना है, यानी विच इनहिबिट्स चेंजेस, विच इनहिबिट चेंजेस को जो एक्सप्रेस करें हम, कोई भी फेनोमेना को, इंजीनियरिंग हो, नॉन इंजीनियरिंग हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, ब्रेन वेव्स हो, सब में डिफरेंशियल इक्वेशन लगा है। बिकॉज चेंज को हम दिखा रहे हैं समथिंग इनिशियल माइनस समथिंग फाइनल, एंड वेरी वेरी स्मॉल चेंज को हम लिख देते हैं dx से, जब हमारा डेल्टा x कहते हैं बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। सो dx हो गया ये। अब अगर हम किसी चीज के चेंज को किसी और के चेंज के साथ भी देख सकते हैं, भाई मेरी सैलरी, मेरे कलीग की सैलरी, या मेरे फ्रेंड या मेरे बैचमेट की सैलरी से, सो जब कोई भी चेंज है, बट सबसे कॉमन बेस है टाइम। कोई भी चीज को आप समय के साथ नापो तो बाद में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? सो द मैथमेटिक्स इन्वॉल्विंग रेट ऑफ चेंज इज कैलकुलस, एंड वी आर टेकिंग रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम किसी का स्टडी करें, किसी का हाइट समय के साथ क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज है, किसी का वेट समय के साथ क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज है, किसी की सैलरी, अब मैं पूरा लिख देता हूं, सैलरी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफरेंशियल इक्वेशन
जो है वो इनको एक सूत्र में पिरो देता है, और कुछ नहीं है। कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स जब मिलके कोई सिस्टम पे काम करते हैं तो उनको एक साथ एक सूत्र में पिरोना, वन फॉर्मूला, वन इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इज समथिंग which involves the quantity fx, then ds of fx। हाँ, वीडियो पॉज्ड है जी सर। सिग्नल वीक हो रहा। अच्छा देखो, अभी अभी भी है ना, बदमाशी नहीं हट रही है। somebody is pausing the camera। तरुण, somebody is closing the camera, somebody is pausing the camera। ऐसा करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ योगेश, योगेश, हाँ योगेश, एक काम करो, ये मीटिंग एंड करते हैं, एक दूसरा मीटिंग ज्वाइन करें और विद नेम, ठीक है? ओके सर। हाँ थैंक यू, ठीक है, मिलते हैं 5 मिनट में। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो है जो इन्वॉल्व करेगा fx को, df बाई fx को, d स्क्वायर f बाई dx स्क्वायर को। जैसा आपने देखा इक्वेशन कि भाई a इंटू, ये फिर बदमाशी शुरू हो गई। आज पढ़ने वाले नहीं हैं। इस तरह का कोई इक्वेशन बन रहा है जैसा आप पढ़ रहे हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, वीडियो दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके फाइन। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाउ टू राइट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखना है, तो या तो आपके पास कोई मैकेनिकल सिस्टम होगा या कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा जिसका आपको इक्वेशन लिखना है। बच्चों को ज्वाइन करना बहुत लोग वेटिंग। हाँ नहीं ना, वेट करने दो, अभी इसी में होलीगन्स हैं। आई विल स्टॉप एंड आई विल टीच 4 to 5 स्टूडेंट्स एंड देन आई विल पुट द वीडियो ऑन नेट। ओके, इसके बाद मैं सेलेक्टेड स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा जो पढ़ने वाले हैं, बाकी वीडियो देख लेंगे। ओके, ये लास्ट है, इसके बाद ओनली 10 स्टूडेंट्स विल ज्वाइन और 20। बाकी तुम, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, मैं उसको एडमिट ही नहीं करूंगा अब। ठीक है, जो करना है करो, सबके उपाय है। तुम एक बार बदमाशी करोगे। सो
इक्वेशंस लिखना है तो हमारे पास सिस्टम हो सकता है मैकेनिकल, हमारे पास सिस्टम हो सकता है इलेक्ट्रिकल, हमारे पास सिस्टम हो सकता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, हमारे पास सिस्टम हो सकता है थर्मल एंड सो ऑन। बहुत सारे सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं। सबसे सिंपल सिस्टम जो है वो है स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। ये अरेंजमेंट 1 है, ये अरेंजमेंट हैंगिंग भी हो सकता है और ये अरेंजमेंट रिवर्स भी हो सकता है। मींस ठीक है, 3 तरह के केस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाँ, एक काम कर रहा हूं मैं योगेश, Yes, sir. I am ending the meeting and I will admit selected students only, those who I know, I remember। बाकी लोग जो है वो वीडियोस देख लेंगे जब मैं शेयर करूंगा, ठीक है। ओके या कोई बात नहीं। ठीक है, दोबारा एक बार समराइज कर दे रहा हूं। हाउ टू राइट डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने एक मैकेनिकल सर्किट मॉडल लिया, उस पे मैंने जो है देखा कि मास और स्प्रिंग है मेरे पास, तो मैंने न्यूटन का लॉ लगाया। न्यूटन का लॉ लगा करके मैंने जो है देखा कि एक इक्वेशन मिल रहा है हमारे पास। नाउ दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन, सो इफ आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सेलरेशन दिस इज गुड, बट इफ आई एम इंटरेस्टेड इन पोजीशन तो मुझे इसको चेंज करना होगा। सो जब मैं चेंज करूंगा तो आई विल राइट इन दिस वे। ठीक है, सो ये क्या हो गया आपका कि जो एफ एक्स एक्सटर्नल माइनस एफ एक्स था, एम ए एक्स को मैंने चेंज कर दिया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर में, सो इट बिकम अ डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज द वे हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं आपको मैं, जिनको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। This is known as spring, mass and damper system। ये स्प्रिंग है, ये मास है और ये डैम्पर सिस्टम है। स्प्रिंग, मास एंड डैम्पर। अब मैं इंटरेस्टेड हूं मास के, मैं इंटरेस्टेड हूं मास के पोजीशन के बारे में या वेलोसिटी के बारे में या एक्सेलरेशन के बारे में। सपोज कि मेरा क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। ये अभी अगर मैं कह रहा हूं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे मैं लगाऊं तो इसका क्या होगा, कुछ समय के बाद पोजीशन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि ये यहां शिफ्ट हो गया तो स्प्रिंग भी जो है इलोंगेट कर जाएगा। स्प्रिंग इलोंगेट कर जाएगा मतलब मैं इसको अलग ही दिखा दूंगा आपको, पोजीशन 1 और 2 दिखा देता हूं, केस 1 और केस 2। जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो ये मास मान लीजिए यहां शिफ्ट हो गया, ये फोर्स अभी भी वैसा ही लग रहा है। अब ये जो स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम था ये थोड़ा सा नजदीक आ गया, ये जो स्प्रिंग था ये थोड़ा इलोंगेट कर गया, स्प्रिंग जो था थोड़ा इलोंगेट कर गया। सो इफ आई एम इंटरेस्टेड कि भाई इसका यहां, अगर मैं इसको 0 मान रहा था तो यहां से यहां ये शिफ्ट हो गया है, पोजीशन xt है। जब ये शिफ्ट हो रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई वेलोसिटी भी इसका है, तो इट है सर्टेन वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है।
and because the force is applied so there is acceleration. So अब quantity of interest, अगर acceleration है कि मैं acceleration जानना चाह रहा हूं कि भाई acceleration क्या है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जानना चाह रहा हूं तो मुझे लगाना है न्यूटन लॉ। सबसे पहले काम करना है कोई भी सिस्टम किस लॉ से गवर्न हो रहा है। तो अगर ये न्यूटन लॉ से गवर्न हो रहा है सिस्टम, तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से मास को ले लिया अलग और देखा कौन कौन से फोर्स है। तो देखा एक तो लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा उस पर लग रहा है एफ डैम्पिंग, और तीसरा लग रहा है उस पर एफ स्प्रिंग। यही तीन फोर्स लग रहा है, बाकी नीचे का सरफेस जो फ्रिक्शनलेस है। तो न्यूटन कहेगा कि भाई जो भी फोर्स होगा एक्स डायरेक्शन में मोशन है, अगर इधर का एक्सेलरेशन ए है, सो नेट फोर्स इन दैट डायरेक्शन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सेलरेशन तो मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा, ये फोर्स हो जाएगा एफ एक्सटर्नल माइनस एफ स्प्रिंग माइनस एम डैम्प इज इक्वल टू एम ए एक्स। अब इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे देखना है तो ये एफ एक्स जो है के स्प्रिंग एक्स है और ये जो है वेलोसिटी है। तो अगर एक्सेलरेशन के टर्म में मुझे देखना है तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के टर्म में सारे टर्म को। इट विल बी वेरी कम्बरसम, ठीक है। इसको मैं डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन लिखूंगा। तो एक्सेलरेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं इंटरेस्टेड हूं अगर पोजीशन में, तो इस इक्वेशन को मैं चेंज करूंगा कि ये हो गया, अगर मैं एक्स टी में इंटरेस्टेड हूं, एफ एक्सटर्नल माइनस के एक्स माइनस के डी एक्स बाई डी टी एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये डी प्लस डी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू सो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा वो सिस्टम का जिसमें स्प्रिंग भी है, मास भी है, डैम्पर भी है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिएगा, नेक्स्ट क्लास में जो है फिर वो आगे डिस्कस करेंगे। फाइन। इसके अलावा रिलेटेड वीडियोस है, मैंने शेयर किया हुआ है यूट्यूब लिंक पर, वहां से भी आप उठा सकते हैं सीखने के लिए। फाइन, ठीक है। क्लास ऑफ कर रहा हूं मैं फिर आज। है कि न्यूटन लॉ या जो आपको जो इक्वेशन लिखना है किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में वो नहीं मालूम है, तो मैं थोड़ा कोशिश कर लेता हूं अगर आपको समझ में आ जाए मेरी बात। सर हम लोग का टॉपिक आपने लिख रखा है जैसे कि बोर्ड पे हाउ टू राइट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हाँ। बेसिकली सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोगों ने जैसे फिक्स्ड तरीके से लिखी है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर हाँ की हो गई बस बिल्कुल। नॉर्मल, और ये एक्चुअली हमने लिखी हुई सॉल्व करी है बस अभी। एक्चुअली क्या है ना कि समय की बड़ी कमी है, असल में टॉपिक होना चाहिए था हाउ टू राइट मैथमेटिकल इक्वेशन। जिसको हमें कहना चाहिए चैप्टर का नाम हो जाएगा मैथमेटिकल मॉडलिंग, जो मैंने आप लोगों को कहा ना मैथमेटिकल। वीडियो तो हाँ बीच में तीन ग्रीन सी लाइंस आ रही हैं, ग्रीन पिंक। ठीक है, मैं कह रहा हूं असल में क्या है, हाउ टू राइट है मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। जिसका मतलब है मैथमेटिकल मॉडलिंग। और मैथमेटिकल इक्वेशंस अपने आप से नहीं कहीं से पैदा होगा। मैथमेटिकल इक्वेशंस का मतलब है कि कोई फेनोमेना आप जानते हैं, कोई घटना कैसे घटती है उसके बारे में आपको जानकारी है, ठीक है। और घटना घटने का मतलब है कि आपको कुछ जो सर्टेन लॉ डिस्कवर किए गए हैं उसकी जानकारी है। जैसे कि कोई मैकेनिकल सिस्टम है, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है, उसमें मास का इन्वॉल्वमेंट होना है। मैकेनिक्स जब हम लोग सबसे पहले पढ़ा तो हमने पढ़ा मोशन, फोर्स, तो किस पे लगाएंगे, किसी न किसी बॉडी पे लगाएंगे। अब ये ब्लॉक ऐसा नहीं है, ये मास का मतलब है ये किसी आदमी का भी मास हो सकता है, किसी गाड़ी का भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज का हो सकता है। इसको सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जैसे रेजिस्टेंस दिखा देते हैं किसी चीज से कि भाई ये रेजिस्टेंस हो गया, सर्किट एलिमेंट एक सिंबल है। ये मास जो है वो सिंबल है, स्क्वायर बॉक्स ऐसे बनाना कि भाई कोई भी चीज का मास हो, आदमी का हो, जानवर का हो, कोई ट्रक का हो, ट्रेन का हो, हमने उसको ब्लॉक से दिखा दिया। ये हो गया पहला सिंबल्स डाल दिया हमने, क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्सिटीज
से अलग हटना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक ट्रक बनाऊं, भाई एक ट्रक है, उस ट्रक में एक आदमी बैठा हुआ है, उस चेयर पे बैठा हुआ है, वो गाड़ी चला रहा है। अब वो जहां गाड़ी चला रहा है उसके नीचे ही व्हील्स होते हैं। अब उसके नीचे अगर व्हील्स हैं, है ना, ये मैं सेक्शन अगर काट के दिखाऊं तो अब ये आदमी को अगर शॉक से बचाना है तो मुझे यहां स्प्रिंग लगाना पड़ेगा शॉक ऑब्जर्वर बनाकर। तो अब क्या है कि मेरे लिए ये मास है, ये स्प्रिंग है। अब मैं इसका सर्किट मॉडल बना रहा हूं, मैकेनिकल मॉडल ऐसे बना रहा हूं भाई कि ये देखो मास को यहां लगा दो और स्प्रिंग को ये लगा दो इस रिजिड पॉइंट पे, यानी ये जो सेंटर सी था यहां के हिसाब से। तो ये बन गया मास स्प्रिंग मॉडल। यानी ये तो फिजिकल सिस्टम है, लेकिन इसको समझने के लिए जैसे हमने इलेक्ट्रिकल में किसी सिस्टम को समझने के लिए उसका सर्किट मॉडल बनाया, वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई भी मैकेनिकल सिस्टम को समझने के लिए हम उसका एक मॉडल बना रहे हैं कि भाई इसने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हम कुछ बुनियादी चीजों से रिप्लेस कर देंगे। तो मास से रिप्लेस कर दिया। अब मास का स्वभाव क्या है कि भाई जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे उसका पोजीशन नहीं चेंज होगा। अनटिल अनलेस आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे उस पर कोई पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो ये बात कहां से आई? ये बात आई है न्यूटन लॉ से। ये बात न्यूटन ने लिखा है कि भाई किसी भी बॉडी पर जब सम टोटल ऑफ फोर्स जीरो नहीं हो तब वो पोजीशन चेंज करेगा। अगर उस पे सम टोटल, ये है सम ऑफ द फोर्स, फोर्स अगर वेक्टर कह रहा हूं, वेक्टर का मतलब है कि आप x डायरेक्शन चूज कर लीजिए, जीरो है, y डायरेक्शन चूज कर लीजिए, जीरो है, z डायरेक्शन चूज कर लीजिए, जीरो है। अब कैसे जीरो है? मान लीजिए ये मास एक टेबल पे रखा हुआ है और मैं इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं। अब इस पे फोर्स तीन दिशा में लग सकती थी, ये मास है मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है। अब एक तो था कि कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता, लेकिन कोई लगा नहीं रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि चलो ये x डायरेक्शन है। अब मैं कह रहा हूं y में चेक करो, तो हाँ y में तो लग रहा है। क्या लग रहा है? इस बॉडी को अर्थ खींच रही है इसके वेट के बराबर से। और नॉर्मल मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो काउंटर कर रहा है वेट को। भाई टेबल ने क्या किया? वेट को काउंटर कर, टेबल हटा दूंगा तो नीचे गिर जाएगा जमीन पे, अगर जमीन हटा दूंगा तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे चला जाएगा ये, अगर ग्राउंड में गड्ढा खोद दूंगा तो सेंटर तक चला, यानी पृथ्वी इसको लगातार अपने सेंटर तक खींचेगी। ठीक है? सो y डायरेक्शन में लेकिन नेट फोर्स जीरो है, लेकिन फोर्स भी है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि W इक्वल टू है N। इस केस में नॉर्मल फोर्स बराबर है mg, लेकिन x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, z डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं है। तो ये कह रहा है सम टोटल फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी रेस्ट में है। तो देखो बॉडी x एक्सिस में मूव नहीं कर रही है, नेट फोर्स जीरो है। बॉडी y एक्सिस में मूव नहीं कर रही है जबकि फोर्स लग रहा है, क्योंकि टोटल फोर्स जीरो है, इसलिए सम टोटल कह रहा है। ये नहीं कह रहा है कि फोर्स ही नहीं हो, फोर्स हो सकता है लेकिन सारे फोर्स का सम जीरो होना चाहिए, अलजेब्रिक सम। तो बॉडी रेस्ट में है या फिर स्टेट ऑफ मोशन में है, बट कांस्टेंट से। तीसरा, z डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, ना तो मैं कह रहा हूं आगे पीछे, मैं कह रहा हूं ये आगे है ये पीछे है, ये आगे पीछे भी नहीं जा रहा है, ये अपने दाएं बाएं भी नहीं जा रहा है, ये अपने दाएं बाएं भी नहीं जा रहा है, ये ऊपर और नीचे, यही तो दिशा है ना, फ्रंट बैक दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहीं नहीं मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स इस पे जीरो है। या अगर ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो भी इस पर नेट फोर्स जीरो है। ठीक है? अब ये जो कहानी है ये तो हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि भाई नेट फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी रेस्ट में है या बॉडी कांस्टेंट स्पीड से है। दूसरा क्या है कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहा कि अच्छा चलो अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो क्या? न्यूटन ने दो ही बात कही कि भाई पहला ये कि चलो बॉडी रेस्ट में ही है या फिर कांस्टेंट स्पीड से है, तो नेट फोर्स जीरो होगा। यानी नेट फोर्स जीरो होगा तो बॉडी या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट स्पीड से। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हो तो क्या? यानी अगर नेट फोर्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उसने कहा अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस केस में जो टोटल फोर्स होगा वो एक एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा उसी फोर्स के डायरेक्शन में, सम टोटल। ठीक है? अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। अमूमन हमारा बॉडी या तो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, एक से रोड पे जा रहा है, या चलो वर्टिकल मोशन कर रहा है। अगर कोई रॉकेट जा रहा है तो वो हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहा है, वर्टिकल भी कर रहा है, सारे डायमेंशन में कर रहा है, यानी वो आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, हो सकता है बाएं भी जा रहा हो, दाएं भी जा रहा हो।
ऐसे करके। तो वहां क्या होगा कि हमको तीनों मोशन को अलग अलग समझना पड़ेगा, जिसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। भाई तीनों को एक साथ देखने से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कारण नहीं पता चल रहा है कि ये ट्रेजेक्टरी क्यों है ऐसा। मतलब मैंने अगर एक रॉकेट लॉन्च कर दिया यहां से, और ये रॉकेट हवा में उड़ता हुआ कहीं जा रहा है, इसको ऐसे समझिए, ये प्लेन है, यहां मैंने एक्सेस लगा दिया, और ये हवा में उड़ता हुआ कहीं यहां आ रहा है, तो ये कैसे फोर्स काम किया कि ये इस तरफ से जा रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए हम ये एक इक्वेशन से काम नहीं करेंगे, तो इसको हम तोड़ देंगे कि न्यूटन ने कहा कि जो नेट फोर्स है 0 है, लेकिन टोटल 3 दिशा है, तो नेट फोर्स इन एफ डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन, देन नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन is mass into acceleration to y direction, then net force in z direction is mass into acceleration into z direction। ये 3 है, लेकिन इस कंडीशन में अगर मैं इस बॉडी को पुल कर रहा हूं फ्रंट में, खाली सिर्फ ड्रैग कर रहा हूं किसी चीज को, मान लीजिए ये डायरेक्शन है, ये एक बॉडी है, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, तो ये सिर्फ इसी दिशा में चल रहा है एक्स एक्सिस में, ना तो इसका वाई में कोई मोशन है, ना तो हवा में जा रहा है, ना ये बाएं दाएं जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, मेरा सिचुएशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, मुझे सिर्फ एक एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखना है, बाकी तो 0 है, बाकी में मोशन नहीं है। तो जो आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर मैं वर्टिकल मोशन सिखा रहा हूं, इसका मतलब मुझे सिर्फ वाई में मोशन देखना है, एक्स एक्सिस का मोशन मैं नहीं देख रहा हूं, ये बैठा हुआ है और इसको शॉक ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम दिखा रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं मैं सिर्फ एक्स एक्सिस का बात कर रहा हूं, बात में कर सकता हूं और कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से पहले मैं सिंपल सिचुएशन देख रहा हूं, जब सिंपल लिख लूंगा तो बाद में कॉम्प्लिकेटेड भी लिख लूंगा। तो इतनी सी बात है खाली कि मैं वर्टिकल मोशन कर रहा हूं प्योरली, या प्योरली हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा हूं, मैं कभी भी 3 डायमेंशन मोशन नहीं कर रहा हूं, मैं कभी भी 2 डायमेंशन मोशन नहीं कर रहा हूं, मैं या तो एक एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, या तो मैं ऊपर और नीचे का मोशन कर रहा हूं, या मैं दाएं बाएं कर रहा हूं, या आगे पीछे कर रहा हूं, इतना ही। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो नहीं भी समझ में आई अगर है, तो इस बात को सिंपल समझिए कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल सिस्टम हो, कितना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे कितना भी बड़ा सर्किट हो, अल्टीमेटली वो बना हुआ है रजिस्टर से, इंडक्टर से, कैपेसिटर से। यही 3 बेसिक स्वभाव है किसी भी सर्किट एलिमेंट के, किसी भी डिवाइस के। उसी तरह से कोई भी मैकेनिकल सिस्टम में या तो मास होगा, बिना मास के कोई सिस्टम ही नहीं है, या उसमें एक ऐसा फोर्स होगा जो कि उसको अपोज करेगा जब वो पोजीशन चेंज करे, या एक ऐसा फोर्स होगा जो अपोज करे जब वो वेलोसिटी चेंज करता हो, या ऐसा फोर्स होगा जब चेंज करे जो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता हो। यही 3 तरह की बातें हो सकती हैं। तो मास है, स्प्रिंग है और डैम्पर है। डैम्पर आपने जो एग्जैक्टली डैम्पिंग सिस्टम पढ़ा था, एयर डैम्पिंग, फ्लूइड डैम्पिंग, वही कहानी है इसमें कि हम जो है मोशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है कि हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हम जिस जगह जाके रोकना चाहे वहीं रोके, पहली बात। दूसरा, झटके से नहीं रोके, है ना। अगर हमने सडन रोका तो बहुत तेज हो सकता है कि जर्क क्रिएट हो, तो उस जर्क को, एनर्जी को हमको डैम्प करना है, तो वो डैम्प करने के लिए हम डैम्पर लगा रहे हैं। जब हम उस एक्शन मोशन कर रहे हैं तो उसको हमको कोई अपोज करे ताकि हम फटाक से नहीं चले जाए, हम एक कंट्रोल्ड अमाउंट्स में जाए, तो उसको स्प्रिंग कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से करके जो है वो कोई भी सिस्टम मैकेनिकल बन रहा है। तो जब आप कोई भी मैकेनिकल सिस्टम का, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली नहीं लिखना था, आप तो मैकेनिकल सिस्टम का इक्वेशन ढूंढ रहे हैं, आपको पता है न्यूटन लॉ ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, इतनी सी ही बात है। अब न्यूटन लॉ का भी फॉर्मेट है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं सिंपल, इसलिए आप जब पढ़ते थे तो आपको पढ़ाया जाता था मोशन इन 1 डायमेंशन, ऐसे बोला जाता था, मोशन इन 1। देखिए, डायमेंशन का मतलब है विस्तार, डायमेंशन का मतलब है विस्तार, मतलब कि एक पॉइंट था मान लीजिए, ठीक है। एक अगर मैं कह रहा हूं पॉइंट था P, अब मैं इस पॉइंट को अगर इसी डायरेक्शन में विस्तार करूं, बढ़ाते जाऊं बढ़ाते बढ़ाते जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट के बाद मिलेगा मुझे थ्रेड, ऐसे धागा। तो ये क्या है, ये 1 डायमेंशन। एक धागा जो होता है उसके पास सिर्फ लंबाई है, मतलब अप्रिशिएबल लेवल पे, माइक्रो नैनोमीटर पे तो उसके पास चौड़ाई भी है, लेकिन हमारे लिए हम क्या देखते हैं, धागे का लंबाई देखते हैं, चौड़ाई भी देखते हैं। लंबाई देखते हैं सर। सिर्फ लंबाई होती है, हम उसकी चौड़ाई की बात नहीं करते हैं। लेकिन जब रस्सी खरीदते तो बोलते हैं मोटी रस्सी है, पतली रस्सी है, यानी आप उसकी चौड़ाई या डाया भी देखते हैं। लेकिन थ्रेड जो होता है उसका आप सिर्फ लंबाई देखते हैं। तो वो 1 डायमेंशन का एक एग्जाम्पल है, आइडियल तो कुछ भी नहीं है, बट 1 डायमेंशन है। जब आप एक पेपर देखते हैं, मैं कई सारे धागों को ऐसे
इकट्ठा करके रख दो। तो एक जो आप पेपर में लिख रहे हैं, प्लेन पेपर में, उसका क्या देख रहे हैं, लेंथ देख रहे हैं और विड्थ देख रहे हैं, यही देख रहे हैं ना, दो चीज। थिकनेस भी देख रहे हैं। यस सर। Yes. एक सिंगल पन्ना आप खरीदते हैं तो आप उसका थिकनेस नहीं देखते हैं, आप उसको कहते हैं कि थिकनेस है ही नहीं इसमें कुछ, थीन पेपर कहते हैं, प्लेन पेपर कहते हैं, हम उसके थिकनेस को इग्नोर कर रहे हैं, लेंथ और विड्थ के आगे उसका थिकनेस इग्नोर्ड है, ठीक है। लेकिन जब आप एक बुक खरीदेंगे तो अब उसके पास लेंथ भी है, विड्थ भी है और थिकनेस भी है। तो ये हो गया, ये कह रहे थे कि जीरो डायमेंशन है। जीरो डायमेंशन कुछ भी नहीं है। अगर मैं सरसों का दाना ले रहा हूं तो उसका भी दाया है, बट हमारे लिए वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो बात को? देयर इज नथिंग लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट, बट हमारे लिए वो एक पॉइंट के बराबर है हमारी लाइफ में, है ना। अब अगर मैं धागा ले रहा हूं तो हमारे लिए वो एक वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट है कि भाई ये तो एक ही तरफ विस्तार है, दूसरा का मैं डायमेंशन है ही नहीं, इसमें कोई नापने वाली चीज नहीं है। तीसरा प्लेन पेपर ले रहे हैं तो वो 2 डायमेंशन है। चौथा अगर मैं बुक ले रहा हूं तो 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से मोशन हो सकता है। मोशन 0 डायमेंशन मतलब कहीं भी नहीं मूव कर रहा हूं, जहां वहीं हूं। अगर मैं 1 डायमेंशन मोशन मूव कर रहा हूं, इसका मतलब या तो मैं आगे जा रहा हूं या पीछे, या मैं दाएं जा रहा हूं या बाएं, या मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं बिल्कुल वर्टिकल या नीचे, एक ही डायरेक्शन मोशन कर रहा हूं, क्योंकि 3 ही एक्सिस है। अपने घर में कॉर्नर को देखिए, घर के कॉर्नर को देखिए आप, घर के कॉर्नर में जो लाइंस बनते हैं, जो दीवार है ऐसे, तो ये देखिए फर्श है आपके 2, तो ये क्या दिखा रहा है, एक तरह से जेड एक्सिस दिखा रहा है, ये एक्स दिखा रहा है, ये वाई दिखा रहा है। ये कॉर्नर ऑफ द होम जो है, नीचे जमीन से देखिएगा, तो आपके पास 3 प्लेन है टोटल। एक हो रहा है जो ये दीवार बन रही है, दूसरी जो ये दीवार बन रही है, और तीसरी ये जमीन बन रही है। अब कोई चींटी अगर इस लाइन पे चल रही है, सिर्फ वाई पर, दीवार से कोने से सट के चल रही है, तो आप कहेंगे 1 डायमेंशन मोशन है, एक लाइन में चल रही है। अगर वो चींटी इस लाइन पे चल रही है, बिल्कुल ठीक है, कॉर्नर पे चल रही है, आप कहेंगे ये भी 1 डायमेंशन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। अगर ये ऐसे चल रही है, आप कहेंगे 1 डायमेंशन मोशन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर यही चींटी दीवार पे ऐसे चढ़ रही है, मान लीजिए ये इसका पाथ है, तो अब क्या हुआ, ये कुछ ऊंचाई भी ले रही है और कुछ ये आगे की तरफ भी बढ़ रही है, तो अब इसका मोशन कहेंगे 2 डायमेंशन है। मतलब इसके पास z में भी एक पोजीशन है, इसके पास y में भी पोजीशन है। अगर यही चींटी जमीन पे कहीं चल रही है, आप कहेंगे ये भी 2 डायमेंशन है। क्यों भाई? अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन अभी ये 2 अलग अलग डायमेंशन को कवर कर रही है। ये आगे भी बढ़ रही है, लेकिन ये बाएं या दाएं पे जा रही है। तो मोशन जो है वो 1 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन का मतलब किसी ना किसी प्लेन में, या तो इस दीवार पे, या इस दीवार पे, या इस जमीन पे। लेकिन अगर कोई बॉल, यहां से आप टप्पा खिला रहे हैं इसको, तो ये क्या हो रहा है, ऊपर भी उठ रहा है, दाएं भी जा सकता है, बाएं भी जा सकता है, दोनों तीनों तरफ कवर कर रहा है। यानी कोई यहां खड़ा आदमी बोलेगा कि देखो मैं बता सकता हूं बॉल इस साइड पे, इधर खड़ा आदमी बोलेगा मैं बता सकता हूं मेरे से ये इतना आगे जा चुका है, वाई एक्सिस वाला बोलेगा कि भाई ये इतना आगे जा चुका है। तो मोशन 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन। तो सबसे आसान कौन सा होगा? मोशन इन 1 डायमेंशन। तो हमने चूज किया है अपने एग्जांपल को कि सिंपल सिंपल उठाते हैं। तो जो मैं स्प्रिंग मास सिस्टम बोल रहा हूं, दैट इज मोशन इन 1 डायमेंशन। अब आपको देख देख के मुझे इक्वेशन लिखना सीखना होगा, ठीक है। अब मोशन इन 1 डायमेंशन के आपके 2 ही तरह के सिचुएशन है पूरे कंट्रोल सिस्टम में, या पूरे एग्जाम में आपको 2 ही तरह का 1 डायमेंशन मोशन दिखाई दे सकता है, वो भी मैं स्प्रिंग मास सिस्टम कह रहा हूं। मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर में एक है हॉरिजॉन्टल, एक है हॉरिजॉन्टल मोशन, चूज कर लिया जहां से भी आ रहा हो, और दूसरा है वर्टिकल मोशन। मैं सारे एलिमेंट दिखा दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट लगे हों, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और तीसरा हो सकता है कि लटका हुआ है ऊपर रूप से। तीसरा, एक जमीन से ऊपर है, मान लीजिए आप कोई स्प्रिंग लेकर के जो सोफा पे बैठे हुए हैं, वो ये सिस्टम है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, जो मैं पेन का एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल आप जो है पेन को क्लिक कर ये कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो है ये, जहां ये रूप से लटकी हुई सिस्टम है। फाइन, ओके है। हाँ सर, समझ में आ रहा है। हाँ, ये 3। तो सर जो तीसरे हाँ, वाले वो भी वर्टिकली कहलाएगा? कौन सा? तीसरे वाला। हाँ हाँ, ये वर्टिकल है ना। देखिए आप वर्टिकल किसको कह रहे हैं, मैंने अगर ये बोल दिया, मैं कह रहा हूं कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा कॉर्नर है घर का, और ये मेरा रूम है, तो मैं कह रहा हूं भाई इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चाहे वो इस पेज पे ही क्यों ना हो। हो
इधर मोशन कर ही नहीं रहा है, सिर्फ इधर कर रहा है, ऊपर भी नहीं कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ तो हॉरिजॉन्टल मोशन है। यहां क्या हो रहा है, यहां मैं जो रूम का कॉर्नर है उससे मैंने क्या किया, लटका के रखा है सिस्टम को, मैंने कहीं बीच हवा में रखा है, चलिए यहां रख देता हूं मैं भाई, अपने रूम के सेंटर में रख देता हूं, बट मोशन तो वर्टिकल कर रहा है ना। आप जो बॉल एक खरीदते हैं उसमें बैठते हैं, अप डाउन करते हैं, वो तो वर्टिकल करते हैं। अगर एक स्प्रिंग सिस्टम बना के आप उस पर अप डाउन करते हैं, ट्रैम्पोलिन पे आप क्या करते हैं, मोशन आइडियली वर्टिकल मोशन कर रहे हैं आप। जब आप जंप कर रहे हैं, आप वर्टिकल मोशन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे हवा में ऐसे उड़ के ऐसे जाते हैं, है ना। तो दिस इज लाइक वर्टिकल मोशन। अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये भी वन डायमेंशन मोशन, लेकिन मैं दाएं बाएं कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे आ रहा हूं तो मैं आगे ऐसे जा रहा हूं, पीछे। हाँ, मैं तिरछा चला जाऊं तो मैं आगे भी जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा बाएं भी जा रहा हूं। कहोगे आगे भी जा रहा है, बाएं भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं भी सिंपल रखूंगा कि भाई मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, ये पीछे की तरफ, क्योंकि वो समझना आसान है, उसके लिए इक्वेशन लिखना आसान है। फायदा क्या है, न्यूटन का लॉ 3 एक्सिस पे लगेगा, हमें कोई एक एक्सिस के लिए लिखना है, जो भी आप चूज कर लीजिए। और नाम में कुछ नहीं रखा है, इसको मैं एक्स कह दे रहा हूं, इसको मैं वाई कह दे रहा हूं, मुझे आसान लग रहा है, ठीक है। वही बात यहां पे, ये छत से लटका हुआ है, ये छत से लटका हुआ है, अगर आपको, तो आप यही तो कहेंगे भाई, ये देखो आपने कुछ छत से लटका रखी है, तो आप उसको खींच के छोड़ोगे तो देखोगे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो प्योर वर्टिकल मोशन कर रहा है अगर आइडियली देखेंगे हम तो, ठीक है। अगर हम पेंडुलम बना देंगे तो वो बाय बाय करेगा, वो नहीं कर रहे हैं हम, आगे पीछे भी नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल उसको खींच के छोड़ दे रहे हैं, अप डाउन, तो दैट इज वर्टिकल। तो वर्टिकल के लिए कौन सा एक्सिस कह रहे हैं, वाई एक्सिस कह रहे हैं। नाम में कुछ नहीं रखा है, कोई जे कह दे, कोई वाई कह दे, कोई एक्स कह दे, डजंट मैटर। ओके ओके सर। प्रकृति ठीक है, प्रकृति को आया, समझ में नहीं आया। निकालना होता है कि एक्सेलरेशन या फिर वो जो मास, हाँ, आप बोलिए योगेश, वो क्या आवाज कट रही है। सर फॉर्मूला पूछ रहे योगेश, इनको निकालने के लिए एक्सेलरेशन थोड़ी है। हाँ योगेश, देखिए मैं बता रहा हूँ कि, हाँ मैं बता रहा हूँ, मास निकालना या उसको कितना बस मैं वही आने वाला हूँ। यही एक फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ इसको लिखना है, बार बार अलग अलग सिचुएशन में लिखने का प्रैक्टिस करना है। न्यूटन का जो लॉ है, दैट इज द ओनली थिंग जो आपको हर बार अप्लाई करना है, चाहे कितना भी मास आ जाए, मैं सिंगल मास दूं या डबल मास दूं, सब जगह एक ही कहानी है कि भाई मैकेनिकल सिस्टम, अगर मैं मोशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम ले रहा हूं इन वन डायमेंशन, तो कोई भी मैकेनिकल सिस्टम आप ले लेंगे, उसके 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है कोई मास, दूसरा एलिमेंट है स्प्रिंग प्रॉपर्टी, और तीसरा एलिमेंट है डैम्पर प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी डैम्पर प्रॉपर्टी। तो मास जो है उस पर न्यूटन का लॉ लागू होता है, जो मास पर हम न्यूटन का लॉ लागू करते हैं, स्प्रिंग पर हम स्प्रिंग लॉ लागू करते हैं, डैम पर हम डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट लागू करते हैं। अब हमें मैथमेटिक्स लिखना है, तो मास कहता है कि भाई देखो कोई भी मास हो m, अगर उस पर कोई मैं फोर्स लगा रहा हूं तो उसका पोजीशन चेंज होगा। अगर ये फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है, नेट फोर्स, इसका कोई वेलोसिटी हो सकता है किसी टाइम पे, इसका एक्सेलरेशन हो सकता है। तो न्यूटन ने कहा कि देखो अगर मुझे रिश्ता एक्सेलरेशन से लिखना है तो मैं m में लिखूंगा, अगर मुझे रिश्ता वेलोसिटी से लिखना है तो मैं m dv/dt लिखूंगा, अगर मुझे पोजीशन से लिखना है तो m d2/dt² लिखूंगा। तुम्हें जो क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है वो तुम चूज कर लो, उठा लो और उस चीज पे लगा लो। स्प्रिंग ने क्या कहा कि देखो मैं कैसे बिहेव करता हूं, मेरे पे जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, कंप्रेस करो या एक्सपेंड करो, मेरा जो फोर्स होगा एफ स्प्रिंग होगा, जितना तुम डिस्प्लेसमेंट करोगे उसके प्रोपोर्शनल होगा xt के। मुझे इससे लेना देना नहीं कि तुम कितना तेजी से मुझे खींचते हो, जितना तेजी से भी खींचो मैं पोजीशन के हिसाब से तुम पे फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। डैम्पर क्या कहेगा, कहता है देखो मुझे इससे नहीं मतलब है तुम कहां हो, लेकिन तुम मुझे जब फोर्स लगाओगे तो वो जो डैम्पिंग फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा द वेलोसिटी। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dv या dx/dt। यही फॉर्मूला है, तीन जैसे मैंने रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के लिए आपको बताया है लास्ट क्लास में, उसी तरह से मास के लिए, स्प्रिंग के लिए, डैम्पर के लिए यही 3 इक्वेशन, इसको मन में एकदम बैठा लो। यही 3 लगेगा यहां, ये लगेगा यहां, और इन दोनों में से कोई लगेगा यहां, ठीक है योगेश? हेलो, हाँ यही लगना है।
क्योंकि ये हमने स्टडी किया, केयरफुल स्टडी किया, तो ये रिश्ता दिखाई दे कि अच्छा यही आपस में रिश्ता है। अब कोई भी सिस्टम है तुम्हें दे दो, सिंपल से सिंपल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा एलिमेंट लगा दूंगा, जरूरत से ज्यादा मतलब नहीं, मतलब ज्यादा लगा दूंगा। सिस्टम में ज्यादा नंबर ऑफ मास हो सकते हैं, ज्यादा स्प्रिंग हो सकते हैं, ज्यादा डैम्पर सिस्टम हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन माई रिक्वायरमेंट। तो सबसे सिंपल सिंपल क्या अरेंजमेंट हो सकता है? सबसे सिंपल अरेंजमेंट है कि मैं तीनों में से सिर्फ एक को चूज करूं। तो अकेला कोई सिस्टम तो बनेगा, मास है तो पड़ा हुआ है, कोई यूज नहीं है, स्प्रिंग है तो पड़ा हुआ है, डैम्पर है तो पड़ा हुआ है। तो मैं सबसे सिंपल में कह सकता हूं कि मास स्प्रिंग सिस्टम ले लिया मैंने पहला। उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूंगा तो मास स्प्रिंग और डैम्पर सब ले लूंगा मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। यही दो केस हो रहा है। तो मुझे क्या करना, मुझे देखना भाई कि अगर मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया है तो बाकी फोर्स भी तब हरकत में आ गए। ठीक है, तो मैंने क्यों फोर्स लगाया है? डेफिनेटली मैं कोई मूवमेंट चाह रहा हूं, या तो मैं उसका पोजीशन चेंज करना चाह रहा हूं, या मैं कुछ उसे वेलोसिटी देना चाह रहा हूं कि नहीं भाई इसे रोकने वाला नहीं हो, कहीं भी गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई तो लगातार चलते रहेगी, तो मैं उसे कोई वेलोसिटी फिक्स करना चाह रहा हूं, या मैं सिर्फ उसे एक्सेलरेट करना चाह रहा हूं कि नहीं इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। जब मैं रॉकेट लॉन्च कर रहा हूं तो वो रैपिड चेंज हो रहा है, उसके एक्सेलरेशन में भी इजाफा हो रहा है, वो और तेजी से उसकी गति बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है। तो मैं कहीं भी उसको ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं इतने के बाद इस वेलोसिटी पे ही तुम्हें जाना है ना। लेकिन जब एक बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो जिसमें हिट करता है उसमें वो एनर्जी इंपार्ट करता है, वो उसी वेलोसिटी से चली जाती है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता उसके बाद कि नहीं ये बॉल जाते समय गति बढ़ाते जाएगी, ये बॉल जाते समय गति घटाएगी, इसलिए क्योंकि अब उसमें ग्रेविटी काम कर रही है। तो मैंने उसे फिक्स वेलोसिटी के साथ एनर्जी के साथ भेज दिया कि मैं तो उसे फिक्स वेलोसिटी दे दिया, वो धीरे धीरे जाके स्लो हो जाएगी, अलग बात है। ठीक है, तो मेरा कोई ना कोई पर्पस है। मैंने बॉल को मारा क्यों है? क्योंकि मैं यहां अपने पोजीशन से उसको बाउंड्री के बाहर लेके जाना चाह रहा हूं, है ना। आप बाइक बैठ करके गाड़ी स्टार्ट क्यों चला क्यों रहे हो? आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो पर्पस ऑफ फोर्स इज मोशन, और मोशन के अपने मीनिंग है कि भाई मैं मोशन क्यों जा रहा हूं। सो मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन। सबसे पहले व्हेन समथिंग इज डिस्प्लेस्ड इट इज मोशन। कितने तेजी से या स्लो कर रहा है, दैट इज वेलोसिटी। और क्या वेलोसिटी भी फिक्स्ड है या वो भी बदल रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो हम यही तीन क्वांटिटी है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। पोजीशन है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, यही तीन में से कोई एक चीज चूज करना है। तो जब चूज जो भी करेंगे हमें न्यूटन का लॉ लगाना है अगर मास के कुछ लिख रहे हैं, हमें स्प्रिंग का लॉ लगाना है अगर स्प्रिंग का इन्वॉल्वमेंट है, हमें डैम्पर का लॉ लगाना है अगर डैम्पर इन्वॉल्वमेंट है। बट ये जो रिश्ता F इक्वल टू ma है ये सिर्फ मास के लिए है, लेकिन न्यूटन का लॉ तो सीधा कहता है कि भाई टोटल फोर्स जो होगा वो होगा दिस। तो बस हमें ये लगाना है। इंडिविजुअल मास के लिए सिर्फ ये रिश्ता है, स्प्रिंग के लिए सिर्फ ये रिश्ता है, डैम्पिंग के लिए ये रिश्ता है। ठीक है, तो जब मैं आपको मास स्प्रिंग सिस्टम बोल रहा हूं, सबसे सिंपल में सिंपल मास स्प्रिंग सिस्टम में बोल रहा हूं, यहां पर इस सब इधर से हटा दीजिए। तो मैं कह रहा हूं देखो, एक जमीन पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और एक मास है, और कह रहा मैंने इसे लगा दिया अगर फोर्स, मान लीजिए कोई आदमी है वो इसको रस्सी से खींच रहा है, पुल कर रहा है, भाई इस मास को लेके जाना चाह रहा हूं, जैसे लेके जाना हो स्प्रिंग फोर्स यहां हरकत में आ जाएगा। वो कहेगा तुम जितने दूर ले जाओगे उतना मैं फोर्स बढ़ाऊंगा। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई इसका पोजीशन किसी टाइम पे क्या है, या मैं जानना चाह रहा हूं कि इसका वेलोसिटी क्या है, या इसका एक्सेलरेशन। तो अगर मैं एक्सेलरेशन में इंटरेस्ट हूं, मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं तो एक ही बात जानता हूं, मैं न्यूटन लॉ लिखूंगा और कुछ नहीं मालूम मुझे, कैसे क्या आएगा बाद में। तो मुझे पता है कि कोई भी मैकेनिकल सिस्टम हो उस पर ये तो लागू है कि सम ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। अब चूंकि ये पूरा मूवमेंट ही एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है ना, खाली वाई में नहीं है। तो खुशखबरी है ना, ये खुशखबरी है कि एक्स में है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन में से सिर्फ हमें ये लिखना है कि सम ऑफ नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट एक्सिस, बस। तो अब मुझे नहीं पता है कितना एक्सेलरेशन, मैंने मान लिया कि अगर इसका एक्सेलरेशन ax है, मैंने देखा कि अच्छा एक्सटर्नल फोर्स यहां लग रहा है, मैंने देखा जो स्प्रिंग फोर्स है वो यहां लग रहा है, तो मैंने इसको फ्री कर दिया, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, इस बॉडी को बाकी चीज से फ्री करके सिर्फ फोर्स देखा, लिख दिया।
तो न्यूटन लॉ क्या कह रहा है, इसको देखो एफ एक्स को, तो अब एफ एक्सटर्नल क्या है, चूंकि एक्स एक्सिस में इधर कह रहा हूं, तो एफ एक्सटर्नल माइनस एफ स्प्रिंग, ये तो हो गया सिग्मा एफ एक्स, यही तो हुआ। नेट फोर्स क्या होगा, Yes, sir. यही होगा। Yes, sir. तो ठीक है, अलग अलग लिख लीजिए आप, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, पहले अलग अलग आप अलग अलग पहचान लगाइए कि ठीक है नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स ये है। अब आपने माना है एक्सेलरेशन, ये हमें नहीं पता, हमने मान लिया है। अब आप न्यूटन लगाइए कि भाई न्यूटन ने तो ये कहा, तो आप लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सिग्मा एफ एक्स जो होगा वो होगा m इंटू एक्सेलरेशन इन सेम डायरेक्शन। तो चूंकि सिग्मा एफ एक्स मैंने यहां निकाल लिया है, तो ये हो गया एफ एक्सटर्नल माइनस एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू एम एक्स। अब चूंकि अगर मैं इंटरेस्टेड हूं एक्सेलरेशन में तो ठीक है, External लग रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर F स्प्रिंग लग रहा होता तो दोनों ऐड हो जाते। दोनों कौन से ऐड हो जाएंगे, सर अगर जिस डायरेक्शन में F एक्सटर्नल लग रहा है अगर उसी डायरेक्शन में F स्प्रिंग लग रहा होता तो क्या दोनों ऐड हो जाते, जो सिग्मा F हाँ बस ऐड हो जाते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐड हो जाते हैं, लेकिन हमें मालूम है ना स्प्रिंग का स्वभाव है अपोज करना। आप समझिए ना, स्प्रिंग का स्वभाव है अपोज करना। अगर मैं ये फोर्स इधर लगाऊंगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, फोर्स उधर लगेगा। पहले स्वभाव पहचानिए कि स्प्रिंग का स्वभाव क्या है। स्प्रिंग कहेगा तुम मुझे इलोंगेट करो या मुझे कंप्रेस करो। अगर तुम मुझे इलोंगेट कर रहे हो, मान लीजिए स्प्रिंग है, मैं इसे अगर इलोंगेट कर रहा हूं तो ये मुझे उधर खींचेगा, मैं अगर इसे कंप्रेस कर रहा हूं ये मुझे धक्का देगा। स्प्रिंग क्या करता है, आप पुल करो वो भी आपको अपनी तरफ पुल करेगा, आप पुश करो वो भी आपको पुश करेगा। तो इट विल बी ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? Yes, sir. फोर्स, हाँ स्प्रिंग फोर्स हमेशा उल्टी दिशा में लग रहा है। वही कहानी डैम फोर्स की भी है कि डैम्पर फोर्स भी हमेशा उल्टी दिशा में लगेगा, कभी भी मदद नहीं करेगा। मैं मोशन में मदद करे ना करे, लेकिन मैं जो कॉज ऑफ मोशन जो क्रिएट करा उसको तो अपोज करेगा। ठीक है, मतलब वो अपने को देख रहा है, भाई मुझे इलोंगेट करोगे मैं इलोंगेशन अपोज करूंगा, मुझे कंप्रेस करोगे मैं कंप्रेशन। तो मैं जब ये एग्जांपल दे रहा हूं तो मैं मान रहा हूं कि अभी अपने नेचुरल अवस्था में, अभी भी नेचुरल लेंथ में है। तो जब मैं इसको खींच रहा हूं तो ये अपोज करेगा। अब सवाल है कि मेरा क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर मेरा क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट एक्सेलरेशन है, ध्यान से समझिएगा, तो मैं कहूंगा भाई ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं ठीक है भाई, अगर ये मास यहां था, ये स्प्रिंग यहां था, अब मैंने क्या किया कि ये मास को मैं 10 सेंटीमीटर आगे लेके चला गया, यहां से 10 सेंटीमीटर। मैं बोलूंगा बताओ एक्सेलरेशन कितना है। जब ये 10 सेंटीमीटर पे पहुंचा होगा, फोर्स स्टॉप नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं बताओ एक्सेलरेशन कितना है। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, ये इक्वेशन को यूज करो, यहां से आप बताओ एक्सेलरेशन हो गया एफ एक्सटर्नल माइनस एफ स्प्रिंग बाई मास। यही तो कहोगे आप, यही कहोगे हैं? आप यहां कहोगे कि भाई ये एफ एक्सटर्नल है माइनस ये के एक्स है एट दैट टाइम बाई ये एम। अब मैं बोलूंगा भाई एक्स का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, एफ एक्सटर्नल का मैंने आपको वैल्यू मान लीजिए दे रखा, मैं कह रहा हूं एफ एक्सटर्नल मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं, ये 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर मान लीजिए, के का वैल्यू समथिंग है 10 न्यूटन पर मीटर, के का वैल्यू है। मुझे बताइए मास अगर 10 kg है, सब कुछ मैंने लिख के दे दिया। आप बोलेंगे ठीक है सर एफ एक्सटर्नल आपने कितना कहा 10 न्यूटन, ठीक है 10 न्यूटन, चलो 10 नहीं यार 100 लगा लो। मैंने कहा ठीक है 100 न्यूटन माइनस जो फोर्स है ये है 10 न्यूटन लगेगा पर मीटर। अब चूंकि ये 10 मीटर शिफ्ट हो चुका है, 10 नहीं करो उसको ज्यादा हो जाएगा, 5 मीटर है, तो ये 5 अगर शिफ्ट हो गया है बटा 10 kg, तो जब मैं ये लूंगा तो ये होगा 100 माइनस 50 बाई 10, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिएगा, मैं आपको वैल्यू दूंगा तब तो आप निकालिएगा, अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगा आप नहीं निकाल सकते। मुझे बताना पड़ेगा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इन स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या है। अगर स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्टिफ है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पे थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा, यानी के का वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर के स्प्रिंग में स्टिफनेस बहुत कम है, बहुत कम है, तो आसानी से एलोंगेट होगा, आसानी से कंप्रेस होगा, यानी वो ज्यादा फोर्स नहीं क्रिएट करेगा। तो के क्या है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग है। स्टिफ कितना स्टिफ, स्प्रिंग कितना स्टिफ है, आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ एंड हो गया बेटी, अब एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। हेलो
पूछिए पूछिए, सर हाँ पूछिए। पूछिए पूछिए। कंफर्म है सर? है? आवाज कट रही है। क्लियर है सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? समझ में आ गया सर। हाँ, तो के जो है वो स्टिफनेस है ऑफ द स्प्रिंग है। तो कोई एक्सेलरेशन में इंटरेस्टेड था, कोई हो सकता है वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हो। अब वेलोसिटी वाला कहेगा भाई मुझे तो ये पता था कि MAX जो है वो है F एक्सटर्नल माइनस KX। अब मुझे अगर वेलोसिटी चाहिए तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा कि AX जो है वो dt है, तो F एक्सटर्नल माइनस KX। अब मुझे फिर लेना पड़ेगा भाई कि देखो M dv को यहां रखो, ये मैं F को F एक्सटर्नल लिख रहा हूं, F लिख रहा हूं सिंपल, माइनस KX dt। अब आप पूरा मैथमेटिक्स आना शुरू हो गया, तो आप कहेंगे ठीक है भाई dv क्या हो गया? dv हो गया 1/m F dt माइनस KX dt। अब इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि v जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ दिस होगा। अब इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये कहानी हो गई, ये F/m dt माइनस K/m x dt। अब आपका इक्वेशन कॉम्प्लिकेट हो गया। जितना आप मैथ पढ़े होगे उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। यहां आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्षमता चाहिए कि भाई हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिखने आता है कि नहीं आता है, सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है। हमको जो अपना क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है हमें सिर्फ उससे मतलब है। अब ये पहुंचने के बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, इंटीग्रल इक्वेशन बन रहा है, इसमें इंटीग्रेशन के टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है इंटीग्रेट करके निकालो। आपकी टी टाइम पर अगर 0 टाइम पर हम थे तो 10 सेकंड बाद कहां होंगे हम, क्या हमारा वेलोसिटी होगा, निकल जाएगा इससे आपको। यहां आपका प्योर मैथमेटिक्स है। अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हैं तो आप वेलोसिटी भी निकाल लेंगे, नहीं जानते तो एक बार सीख लीजिए, ठीक है, इतना ही है।